तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो का माध्यम बस एक ही टॉपिक पे रहेगा, लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में बताना, इसके हिस्ट्री के बारे में और इसके सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये लॉरेंस कोलबर्ग ये दिसंबर सीटेट में ये आने की पूर्ण संभावना है। इसमें बहुत से मार्क्स में अचीवमेंट मिलती है इसे करने से। सीटेट हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि जितना हो सके लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में ही बताएंगे, किसने उसके सिद्धांत के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि जल्द से जल्द ये वीडियो आपको जानकारी उपलब्ध कराएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते दोस्तों। लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत है नैतिक का सिद्धांत, इसे बोलते हैं मॉरलिटी ऑफ डेवलपमेंट। लॉरेंस कोलबर्ग का एक सिद्धांत है जिसे बोलते हैं नैतिक का सिद्धांत। इसके मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या होता है, नैतिक सिद्धांत में क्या होता है, नैतिक विकास सिद्धांत में क्या होता है। लॉरेंस कोलबर्ग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। वे एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये नैतिकता, मॉरलिटी, नैतिकता क्या है दोस्तों? नैतिकता ये वह गुण होता है जिसमें हम सही और गलत की पहचान होती है और बच्चे अपने समाज की परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। ठीक है, अपने समाज से ही वो नैतिकता और अनैतिकता जानता है। ये नैतिकता का अर्थ होता है ये अपने समाज के परिवेश में रहकर ही वो सही और गलत की पहचान करता है और उसके परिवेश में रहकर नैतिक और अनैतिक की पहचान करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था हिंज की कहानी। ठीक है, पहला नैतिक दुविधा, मॉरलिटी डिलेमा, इसे बोलते हैं नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा में क्या था दोस्तों, इसे बोलते हैं मॉरल डिलेमा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिकता दुविधा कहलाती है। कहने का अर्थ क्या है, हम किसी भी चीज़ में डिसीजन लेते हैं और सही गलत की हमें पहचान नहीं होती, तो नैतिक दुविधा कहलाती है। ठीक है, इसका ये हो गया। अब आगे और दूसरा टॉपिक। अब दूसरा क्या कहा गया दोस्तों, नैतिक तर्कना, इसे बोलते हैं मॉरल रीजनिंग। नैतिक तर्कना मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसमें हम सही गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया, सही गलत के बारे में डिसीजन लेने में जो शामिल प्रक्रिया होती है को नैतिक तर्कना कहते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है कि हम सही गलत के बारे में डिसीजन लेते हैं और उसमें जो प्रोसेसिंग होती है निर्णय लेने की, उसको ही बोलते हैं नैतिक तर्कना बोलते हैं। इसमें सही गलत में से किसी एक को चुनना पड़ता है, हम किसी एक को चॉइस करते हैं, रॉन्ग या सही में से। ठीक है, उसमें जो दुविधा आती है प्रक्रिया में, उसे बोलते हैं नैतिक तर्कना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, हिंज ने चोरी किया था, जैसे कि हिंज ने चोरी को चुना था, इससे बोलते हैं। ठीक है, आलोचना लॉरेंस कोलबर्ग किसने क्रिटिसाइज़ किया था? अगर ये पहला क्या है, इसके सिद्धांत को आलोचना कैरोल गिलिन ने की थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैरोल गिलिन ने की थी इसकी आलोचना। सर्वप्रथम किसका नाम आ जाएगा लॉरेंस कोलबर्ग में कि उसकी क्रिटिसाइज़ किसने किया था, मतलब आलोचना किसने किया था? आलोचना कैरोल गिलिन ने किया था सर्वप्रथम। इन्होंने कहा था कि इन्होंने अपने अनुसार तर्क दिया कि लॉरेंस कोलबर्ग अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता देता है। ठीक है, महिलाओं को वो कम प्राथमिकता देता है। कहने का मतलब यह है कि अपने एक्सपेरिमेंट जो भी अपने क्रियाकलाप एक्टिविटी करता है उसमें महिलाओं की जो हिस्सेदारी होती है ना, वो बहुत ही कम देता है, मतलब कहने का मतलब कम प्राथमिकता देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन्होंने तर्क दिया था कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार
देखभाल है। कहने का अर्थ क्या, इन्होंने एक तर्क दिया था लॉरेंस कोलबर्ग ने कि पुरुषों की जो नैतिकता होती है ना, जो मेल की जो मोरलिटी होती है, उसका आधार होता है जस्टिस, मतलब न्याय होता है, और जबकि महिलाओं का केयर करना, देखभाल करना, इसने ये कहा था, ठीक है। और उसमें ये भी कहा गया मेल और फीमेल के की मोरल रीजनिंग में कल्चरल के डिफरेंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं दी थी। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो स्त्री और पुरुष के जो मोरल रीजनिंग होती है, तर्कना होती है ना, उसमें जो उसकी सांस्कृतिक जो उसकी डिफरेंस होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं दिया था। कल्चरल को इतना भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं दिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तुम्हारा खत्म। अब ये हमारा आता है लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक के 3 चरण बताए थे, 3 स्टेजेस बताए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक के 3 चरण बताए थे। 3 चरण, 3 चरण क्या कहते हैं दोस्तों? 3 चरण बताए थे। 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला, इसे हिंदी में बोलते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में दोस्तों आसान होता है ये, हिंदी में इतना वो ध्यान मत दीजिएगा, हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है याद करना, लेकिन हिंदी इंग्लिश में सही होता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में, पहले स्टेज को बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, और ये 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था उम्र में होती है, ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में नैतिक शून्य होती है। प्री कन्वेंशनल स्टेज में नैतिकता वो शून्य होती है। 4 से 10 वाले आयु के जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, कहने का अर्थ क्या है, यानी बच्चों की सही गलत की पहचान नहीं होती इसमें। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है। कहने का मानकों कौन होता है? समाज होता है। समाज में रहकर ही वो बच्चा सीख पाता है सही गलत की पहचान। इस प्री कन्वेंशनल स्टेज के पीछे इसको बच्चा इसकी नैतिकता ना शून्य होती है, बिल्कुल ही ना के समान होती है, सही गलत के बारे में उसे पता नहीं होता है, ठीक है। इस अवस्था को ना प्री कन्वेंशनल स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 2 भागों में। पहला क्या है, हिंदी में बोलते हैं पहले को दंड एवं आज्ञा का पालन उन्मुखता, इंग्लिश में बोलते हैं पनिशमेंट एंड ऑब्डियंस, ठीक है। पनिशमेंट, दंड, ऑब्डियंस मतलब आज्ञा, ठीक है, आज्ञा का पालन करना। और दूसरा क्या है, संज्ञानात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। इस अवस्था में जैसे को तैसा भी कहते हैं। दूसरे का एग्जाम्पल क्या है, जैसे को तैसा भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा आता है कन्वेंशनल स्टेज आता है। दूसरा क्या आता है? कन्वेंशनल स्टेज आता है। कन्वेंशनल स्टेज में क्या आता है दोस्तों, इसमें ये इसकी आयु की अवस्था होती है 10 से 13 वर्ष के इसमें वाले बच्चे होते हैं। इस अवस्था में बच्चा ना दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। कहने का अर्थ क्या है कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है ना, बालक, वो समाज के अंदर जो सीखता है ना, वो अपने अंदर सोचता है और उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय या फैसला लेता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक हो गया। अब अगला पे चलते हैं। कन्वेंशनल स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 2 भाग कौन सा है? अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय गुड गर्ल, हिंदी बोलते हैं गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा बनने की उन्मुखता। कानून एवं व्यवस्था का उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। जैसे कि मान ले अच्छा समाज में, जैसे कि इसका एग्जांपल का अर्थ क्या है कि समाज में बच्चा जो भी कुछ सीखता है उसके अकॉर्डिंग चलता है, सही करता है, तो वे अच्छा लड़का है, ये ठीक है। और कानून व्यवस्था का उन्मुखता मतलब लॉ ऑर्डर एंड ओरिएंटेशन। कहने का अर्थ क्या है कि बच्चा कानून व्यवस्था को समझता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका पालन करता है। जैसे कि मान लो रेड लाइट का पालन करना, ग्रीन आने पर चलना, रेड लाइट पे रुकना, स्टॉप करना, ठीक है, उसके बारे में पहचान होती है, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड, इसका तीसरा चरण आता है। तीसरा स्टेज कौन सा आता है? उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, इसे बोलते हैं इंग्लिश में पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या आता है दोस्तों, ये 13 वर्ष से ऊपर वाले आयु वाले बच्चे आते हैं। 13 वर्ष से ऊपर वाले आयु वाले बच्चे आते हैं। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, जो डिसीजन होता है इसमें खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के मानकों के जरिए लिया जाता है। ये क्या सही है क्या गलत है। कहने का मतलब ये है 13 वर्ष से जो ऊपर वाले बच्चे होते हैं ना, वो इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं ना अपने आप से कि वो डिसीजन अपना, वो निर्णय लेने में क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय खुद ही लेता है। अपने समाज के अंदर वो जानता है कि क्या गलत है क्या सही है, सही चीज़ों को भापता है, गलत चीज़ों को वो नहीं करता, ठीक है। वो इतना अपने आप पे हो जाता है ना कि मतलब कि दूसरों पे नहीं डिपेंड रहता। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, इंग्लिश से बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट
ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। कहने का मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, सामाजिक इसकी अगर किसी भी नियम से किसी का नुकसान होता है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। ठीक है, इस कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में कहा गया है अगर सामाजिक अनुबंधन अवस्था में कि अगर किसी भी नियम से किसी का नुकसान होता है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। ठीक है। थर्ड इसका कहता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या कहता है इसका एग्जांपल, इसमें खुद के विचार से, खुद के मानकों के व्यवहार से किया जाता है, मतलब खुद के व्यवहार बिहेवियर से ही समाज के व्यवहार की अवस्था में किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 3 स्टेजेस हो गया। आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल पर नए हो तो स्पेशल एजुकेटर भारत को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। बाकी में आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में सीटेट में ज़रूर अति से अति महत्वपूर्ण है और ये आने की पूर्ण संभावना है। पिछले पेपर के सीटेट में ये दिखाया भी गया था और इसके बारे में क्वेश्चन आया भी था। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बने रहने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।